बदलते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान देख रहे हैं आप। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। मौसम खबर में हम जानेंगे कहां होगी बारिश, कहां कैसा रहेगा तापमान का हाल, वायु गुणवत्ता कैसी रहेगी, पर्यटन स्थलों पर मौसम कैसा रहेगा। लेकिन शुरुआत करेंगे हम आज की 5 बड़ी खबरों के साथ। 5 बड़ी खबरों में सबसे पहले आज की बड़ी खबर पर नजर डाल लेते हैं, जो है तटीय आंध्र प्रदेश से है, जहां पर कहीं कहीं जमकर बादल बरसेंगे। तो तटीय आंध्र प्रदेश को लेकर ये बड़ी खबर है। इसके बाद उड़ीसा की बात करते हैं, जहां पर इक्का दुक्का जगह भारी बारिश का अंदेशा उड़ीसा के अंदर लगाया गया है। इसके बाद बात करते हैं उड़ीसा की, जहां पर कुछ इलाकों में तेज बारिश की संभावना भी उड़ीसा के अंदर जताई गई है। उड़ीसा के बाद बात कर देंगे अगले राज्य की, जहां पर तेलंगाना को लेकर खबर है। भारी वर्षा और तेज हवाएं चलना यहां पर संभव बताया गया है। इसके साथ ही अब बात करते हैं पंजाब की, जहां पर कुछ हिस्सों में छा सकता है घना कोहरा। तो ये हुई आज की 5 बड़ी खबरें। और उसके बाद अब बात करेंगे हम भीषण चक्रवात मीचोंग के बारे में। तो बंगाल की खाड़ी में उठा भीषण चक्रवात मीचोंग इस समय आंध्र प्रदेश में बापटला के नजदीक तटों को पार कर चुका है, जिसको लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है। इसको लेकर क्या है विशेष, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। बंगाल की खाड़ी में उठा भयंकर चक्रवाती तूफान मिचोंग आंध्र प्रदेश में बापटला के नजदीक तटों को पार कर गया है। इस दौरान तूफान की रफ्तार 11 किलोमीटर प्रति घंटा रही और इसी रफ्तार से ये उत्तर की ओर बढ़ गया। तटों से टकराने के दौरान हवाओं की रफ्तार 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज की गई। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश में बापटला तट पर एनडीआरएफ की 12 टीमें तैनात की गईं। तूफान के असर से कई जगहों पर भारी बारिश भी देखी गई। तो चक्रवात मीचोंग से बचने के लिए प्रशासन द्वारा जो भी गाइडलाइंस जारी की गई हैं, उसका जरूर निर्देशन को पालन करें, तभी आप सुरक्षित रह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब बात करेंगे हम सर्द अपडेट की, जिसमें हम जानेंगे कि भारत के कौन कौन से राज्यों को लेकर क्या अलर्ट जारी किया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सर्द अपडेट की, जिसमें हम जानेंगे कि भारत के कौन कौन से राज्यों को लेकर क्या अपडेट जारी किया गया है। जिसमें हम जानते हैं कि कौन कौन से राज्यों में क्या अलर्ट जारी किया गया है, कहाँ आपको सावधान रहना है, कहाँ के लिए चेतावनी जारी की गई है और किन राज्यों को लेकर कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। मेरे पीछे आप भारत का नक्शा देख रहे हैं, अलग अलग राज्यों को अलग अलग रंगों से दर्शाया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि कौन से राज्यों को लेकर चेतावनी जारी की गई है और कहाँ कोई चेतावनी नहीं की है। सबसे पहले बात करेंगे नजर बनाए रखे हुए क्षेत्रों की, जहां पर छत्तीसगढ़ उड़ीसा में कुछ क्षेत्रों में बरसात हो सकती है, यहाँ पर आपको नजर बनाए रखनी है। साथ ही साथ विदर्भ और तेलंगाना की बात करें तो यहाँ पर कुछ क्षेत्रों में तेज हवाएं चल सकती हैं और कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश की संभावना है, तो यहाँ पर भी आपको नजर बना के रखनी है। तटीय आंध्र प्रदेश और केरल की बात करें तो यहाँ पर भी आपको नजर बनाए रखनी है। बाकी राज्यों को लेकर कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है। बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की, जहां पर हम जानेंगे कि आने वाले 24 से 48 घंटों में कहां ज्यादा बारिश होगी, कहां कम बरसेंगे बादल। तो सबसे पहले लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित की बात करें तो कोई बरसात यहां पर नहीं है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, यहां पर भी कोई बरसात नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई बरसात नहीं है, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में कहीं कहीं बारिश का अनुमान आने वाले 24 से 48 घंटों में लगाया गया है। पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो जहां पर बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, मेघालय, असम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम कहीं कहीं बारिश है। साथ ही साथ झारखंड, गांगे, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा की बात करें तो कई जगह बरसात है। लेकिन अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर कोई भी बरसात की उम्मीद नहीं जताई गई है। दक्षिण भारत की ओर रुख करते हैं, जहां पर अंडमान निकोबार में अनेक स्थानों पर बारिश की उम्मीद लगाई गई है। साथ ही साथ तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, रायलसीमा, भीतरी उत्तर कर्नाटक, तेलंगाना के अंदर कहीं कहीं बारिश का अनुमान जताया गया है। तटीय आंध्र प्रदेश की बात करें तो तटीय आंध्र प्रदेश में कई जगह बरसात का अनुमान लगाया गया है। मध्य भारत की ओर रुख करते हैं, जहां पर छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो यहां पर अधिकतर जगह बरसात होने की उम्मीद जताई गई है। पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश और मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा की बात करें तो कहीं कहीं बरसात है। विदर्भ की बात करें तो विदर्भ के अंदर कई जगह बरसात है, लेकिन पूर्वी राजस्थान, गुजरात यहाँ पर बरसात नहीं है। कोंकण और गोवा में कहीं कहीं बारिश का अनुमान है। सौराष्ट्र, कच्छ, दमन और दीव में कोई बरसात की उम्मीद नहीं जताई गई है। इसके बाद अब बात करेंगे मौसम की चाल की, जिसमें हम जानते हैं पिछले 24 घंटे में कहां कहां बरसात दर्ज की गई है। तो आप देख पा रहे हैं हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में बारिश दर्ज की गई है। पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में बारिश दर्ज की गई है और साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहां पर भी पिछले 24 घंटे के कुछ हिस्सों में
यहाँ पर बरसात दर्ज की गई है। मौसम की चाल इन राज्यों में पिछले 24 घंटे में कुछ इस प्रकार से रही है। बात करते हैं बिहार और झारखंड की, तो बिहार झारखंड में भी कुछ हिस्सों में पिछले 24 घंटे में हल्की फुल्की बारिश दर्ज की गई है। आगे बढ़ते हैं मौसम की चाल में और अब बात करेंगे अगले राज्यों की कि भारत के कौन से राज्यों में, जहाँ पर दक्षिण भारत के राज्यों की बात की जाएगी। अब तटीय आंध्र प्रदेश, भीतरी उत्तर कर्नाटक, रायलसीमा, तटीय दक्षिणी आप देख रहे हैं भीतरी दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी पिछले 24 घंटे के अंदर बारिश दर्ज की गई। यानी दक्षिण भारत के इन हिस्सों के अंदर पिछले 24 घंटे में कुछ हिस्सों में बारिश दर्ज की गई है। ये हुई मौसम चाल की बात। अब इसके साथ ही और कौन कौन से राज्य हैं जहाँ पर बारिश दर्ज की गई, जहाँ पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और आप देख पा रहे हैं गुजरात के कुछ हिस्सों में भी पिछले 24 घंटे के अंदर बारिश दर्ज की गई है। तो मध्य भारत के इन हिस्सों में पिछले 24 घंटे में बारिश दर्ज की गई है। इसके साथ ही ये हुई मौसम की चाल की बात। मौसम खबर में तमाम जानकारी और भी आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइए, बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बढ़ाए, गोल्डी मसाले। मिलिए ग्रो प्लस से हमारा भरोसेमंद कोरोमंडल लेकर आया है एक खास तकनीक वाला 5 पोषक तत्वों से भरा ग्रो मोर ग्रो प्लस। इसे इस्तेमाल करने से पौधों को मिले अधिक पोषण, जिससे न केवल आपको बम्पर फसल मिले बल्कि मिट्टी भी स्वस्थ और उपजाऊ बने। क्यों न इस बार आप भी ग्रो प्लस अपनाएं। एक अनमोल तोहफा जो बनाए मिट्टी को सोना और फसल को बेमिसाल। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, एनी टाइम एनीवेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सभी देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर के हिस्से में हम बात करेंगे कि भारत के कौन कौन से राज्यों में न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान का क्या हाल रहा, कहां पर न्यूनतम तापमान कितना रहा और कहां पर अधिकतम तापमान का क्या हाल रहा। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं तापमान का हाल। तापमान के हाल में सबसे पहले हम न्यूनतम तापमान की बात करेंगे, जहां पर बात उत्तराखंड की करते हैं। यहाँ पर न्यूनतम तापमान 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान का हाल उत्तराखंड के अंदर कुछ इस प्रकार से रहा। इसके साथ ही न्यूनतम तापमान की अगर हम बात करें पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा और दिल्ली की, तो इन राज्यों के अंदर न्यूनतम तापमान 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान का हाल इन राज्यों के अंदर कुछ इस प्रकार से रहा है, जो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख पा रहे थे। इसके साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। इन राज्यों के अंदर न्यूनतम तापमान की स्थिति कुछ इस प्रकार से रही। इसके साथ ही अब बिहार, झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान का हाल 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान इन राज्यों के अंदर कुछ इस प्रकार से रहा है। इसके साथ ही दक्षिण भारत की ओर रुख करते हैं, जहां पर तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहां पर न्यूनतम तापमान 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे मराठवाड़ा, विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र। इन राज्यों के अंदर न्यूनतम तापमान 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान का हाल इन राज्यों में कुछ इस प्रकार से रहा है। इसके साथ ही बात करेंगे देश में सबसे कम तापमान हरियाणा के हिसार में दर्ज किया गया, जो कि 8.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। तो ये बात हुई न्यूनतम तापमान की। अब बात करेंगे अधिकतम तापमान की। तो अधिकतम तापमान में सबसे पहले पश्चिमी राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली की बात करते हैं, जहां पर अधिकतम तापमान यहाँ पे 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान का हाल इन राज्यों के अंदर कुछ इस प्रकार से रहा। इसके साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर अधिकतम तापमान 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम दर्ज किया गया है। तो उत्तर प्रदेश के अंदर अधिकतम तापमान का हाल कुछ इस प्रकार से रहा है। इसके बाद बात बिहार की करेंगे, जहां पर अधिकतम तापमान 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा अधिकतम तापमान यहाँ पर बिहार के अंदर दर्ज किया गया है। ये हुई अधिकतम तापमान के बिहार की बात। अब इसके बाद बात करते हैं झारखंड की, जहाँ पर झारखंड के अंदर अधिकतम तापमान 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। तो झारखंड के अंदर अधिकतम तापमान किस प्रकार से रहा, जो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आपने देखा। इसके बाद पूर्वोत्तर राज्यों की बात करेंगे, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय। यहाँ पर अधिकतम तापमान 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से
ज़्यादा दर्ज किया गया है। तो अधिकतम तापमान पूर्वोत्तर राज्यों के इन हिस्सों में कुछ इस प्रकार से रहा है। इसके साथ ही अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं गुजरात के बारे में, जहां पर गुजरात में अधिकतम तापमान 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान गुजरात में कुछ इस प्रकार से रहा। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि देश में सबसे अधिक तापमान तमिलनाडु के मदुरई में दर्ज किया गया, जो कि 35.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। सबसे अधिक तापमान यहां पर दर्ज किया गया है। इसके साथ ही देश के बाकी हिस्सों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान का क्या हाल रहा, आइए नजर डाल लेते हैं। मौसम खबर में तमाम जानकारियां और भी आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइए, बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। मम्मी कॉलेज की क्रिकेट टीम में ना मेरा सिलेक्शन हो गया है। वेरी गुड। कॉलेज की टीम में तो आ गया, देश की टीम में रजिस्ट्रेशन कब करवा रहा है? वो कैसे? तुम वोटर बन के देश की टीम का हिस्सा बन सकते हो। देश का फॉर्म भरो, देश की टीम का हिस्सा बनो। वोट करना सिर्फ तुम्हारा अधिकार ही नहीं, बल्कि तुम्हारा कर्तव्य भी है, समझे? जी हाँ, अगर आप भी 18 साल के हो रहे हैं तो आज ही वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करके वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाकर वोटर बने। और हाँ, एग्जिस्टिंग वोटर्स भी अपनी जानकारी वोटर लिस्ट में अपडेट करें, जिससे देश की टीम और मजबूत बने। वोटर लिस्ट में नाम मतलब देश के लिए वोट करने का अधिकार, यानी देश की टीम में रजिस्ट्रेशन। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सभी देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर में आप बात करेंगे हम वायु गुणवत्ता के बारे में, जिसमें हम जानेंगे कि देश के अलग अलग हिस्सों में वायु गुणवत्ता क्या दर्ज की गई और उनकी क्या श्रेणी रही। तो चलिए जानते हैं वायु गुणवत्ता का हाल। सबसे पहले वायु गुणवत्ता में आज बात करेंगे राजधानी दिल्ली की। गुणवत्ता सूचकांक 336 दर्ज किया गया, यानी यहाँ की हवा खराब की श्रेणी में दर्ज की गई है। राजधानी दिल्ली के बाद बात करते हैं पुणे की। गुणवत्ता सूचकांक 72 दर्ज किया गया, यानी पुणे की हवा अच्छे की श्रेणी में दर्ज की गई है। पुणे के बाद बात करते हैं मुंबई की। गुणवत्ता सूचकांक 147 दर्ज किया गया, यानी मुंबई की हवा संतोषजनक की श्रेणी में दर्ज की गई है। मुंबई के बाद अब बात करते हैं कोलकाता की। गुणवत्ता सूचकांक 308 दर्ज किया गया, यानी कोलकाता की जो हवा रही वो भी खराब की श्रेणी में दर्ज की गई है। अब बात करेंगे लखनऊ की। गुणवत्ता सूचकांक 90 दर्ज किया गया, यानी लखनऊ की जो हवा रही वो अच्छे की श्रेणी में दर्ज की गई है। लखनऊ के बाद पटना पर नजर डालते हैं। गुणवत्ता सूचकांक 303 दर्ज किया गया, यानी पटना की जो हवा रही वो भी खराब श्रेणी में दर्ज की गई है। इसके बाद हैदराबाद पर नजर डालते हैं। गुणवत्ता सूचकांक 44 दर्ज किया गया है, यानी यहाँ की जो हवा है वो बहुत अच्छी श्रेणी में दर्ज की गई है। हैदराबाद के बाद बात अहमदाबाद की। गुणवत्ता सूचकांक 144 दर्ज किया गया, यानी यहाँ की जो हवा रही वो संतोषजनक की श्रेणी में दर्ज की गई है। ये हुई वायु गुणवत्ता की बात। अब बात करेंगे पर्यटन पूर्वानुमान की, जिसमें हम जानते हैं कि भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर मौसम कैसा रहेगा आने वाले 4 दिनों में। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला की बात करेंगे। बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार चारों ही दिन यहाँ पर तेज धूप खिलने के आसार हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास अधिकतम तापमान धर्मशाला में आने वाले 4 दिनों में रह सकते हैं। अधिकतम न्यूनतम तापमान की बात करें तो 60 डिग्री सेल्सियस से लेकर 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान धर्मशाला में आने वाले 4 दिनों में रह सकता है। धर्मशाला घूमने की अगर तैयारी आप कर रहे हैं तो कुछ इस प्रकार से मौसम के लिए आप तैयार रह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की बात करते हैं। बुधवार को यहाँ पर तेज धूप खिलती हुई नजर आएगी। गुरुवार और शुक्रवार को हल्के फुल्के बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप भी खिलती हुई नजर आ सकती है। शनिवार को फिर से यहाँ पर धूप खिलती हुई नजर आ सकती है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 13 डिग्री सेल्सियस के आसपास
अधिकतम तापमान चारों ही दिन श्रीनगर में नजर आ सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो -3 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान चारों ही दिन श्रीनगर के अंदर बना रह सकता है। तो श्रीनगर घूमने की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ इस प्रकार से मौसम के लिए तैयार रह सकते हैं। राजस्थान के जोधपुर पर नजर डालते हैं। बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार यहाँ पर चारों दिन तेज धूप खिलने के आसार जताए गए हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास जोधपुर के अंदर अधिकतम तापमान 4 दिनों में रह सकता है। न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस से लेकर 13 डिग्री सेल्सियस के आसपास जोधपुर के अंदर आने वाले 4 दिनों में रह सकता है। जोधपुर घूमने की अगर तैयारी आप कर रहे हैं तो कुछ इस प्रकार से मौसम के लिए और तापमान के लिए तैयार रह सकते हैं। बात करते हैं पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी की, जहां पर बुधवार, गुरुवार को हल्के फुल्के बादल छाए रहेंगे। हल्की फुल्की धूप भी खिलती हुई नजर आ सकती है, लेकिन शुक्रवार और शनिवार को यहां पर तेज धूप खिलती हुई नजर आ सकती है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 29 डिग्री सेल्सियस से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान जलपाईगुड़ी में आने वाले 4 दिनों में जा सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस से लेकर 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास जलपाईगुड़ी में आने वाले 4 दिनों में न्यूनतम तापमान का यह हाल रह सकता है। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर की बात करें, जहां पर बुधवार और गुरुवार को कुछ क्षेत्रों में घना कोहरा छाया रह सकता है। शुक्रवार और शनिवार को हल्के फुल्के बादल छाए रहेंगे। हल्की फुल्की धूप भी खिलती हुई नजर आ सकती है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 24 डिग्री सेल्सियस से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान महाबलेश्वर में आने वाले 4 दिनों में जा सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान की अगर हम बात करें तो 14 डिग्री सेल्सियस से लेकर 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान आने वाले 4 दिनों में रह सकता है। बात करते हैं तमिलनाडु के कन्याकुमारी की, जहां पर बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार शुरुआत के 3 दिन यहां पर बारिश होने का अनुमान जताया गया है। शनिवार को हल्के फुल्के बादल छाए रहेंगे। हल्की फुल्की धूप भी खिलती हुई नजर आ सकती है। अधिकतम तापमान की बात करें तो कन्याकुमारी में 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास अधिकतम तापमान 4 दिनों में रह सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 24 डिग्री सेल्सियस से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान कन्याकुमारी में आने वाले 4 दिनों में रह सकता है। बात करते हैं मध्य प्रदेश के सांची की, जहां पर बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार चारों ही दिन यहां पर किसी किसी क्षेत्रों में घना कोहरा छाया रह सकता है। कोहरे के साथ साथ अधिकतम तापमान की अगर हम बात करें तो 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर 26 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान सांची में आने वाले 4 दिनों में जा सकता है। न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस से लेकर 15 डिग्री सेल्सियस तक आने वाले 4 दिनों में सांची में जा सकता है। इसके साथ ही घना कोहरा भी 4 दिनों तक यहाँ पर जताया गया है। मेघालय के शिलोंग की बात करें तो बुधवार को हल्के फुल्के बादल छाए रहेंगे। हल्की फुल्की धूप भी खिलती हुई नजर आएगी, लेकिन गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार बाकी के 3 दिन यहाँ पर भी घना कोहरा छाने की संभावना है। अधिकतम तापमान की बात करें तो चारों ही दिन अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास शिलोंग में रह सकता है। न्यूनतम तापमान की शिलोंग की बात करें तो 12 डिग्री सेल्सियस से लेकर 14 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान आने वाले 4 दिनों में शिलोंग में रह सकता है। इसके साथ ही बात करते हैं गोवा के पणजी की, तो बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार चारों ही दिन पणजी के अंदर तेज धूप खिलने के आसार जताए गए हैं। अधिकतम तापमान की अगर हम बात करें तो 33 डिग्री सेल्सियस से लेकर 34 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान रह सकता है। न्यूनतम तापमान चारों ही दिन 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास पणजी के अंदर रह सकता है। साथ ही साथ चारों ही दिन यहाँ पर तेज धूप भी खिलती हुई नजर आ सकती है। तो पणजी घूमने की आप तैयारी कर रहे हैं तो कुछ इस प्रकार से आप मौसम के लिए तैयार रह सकते हैं। कर्नाटक के मैसूर की बात करेंगे। बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार हल्के फुल्के बादल छाए रहेंगे। हल्की फुल्की धूप खिलती हुई नजर आ सकती है, लेकिन शनिवार को मौसम बदलेगा और यहाँ पर बारिश होने के अनुमान जताए गए हैं। अधिकतम तापमान की बात करते हैं तो 31 डिग्री सेल्सियस से लेकर 32 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान मैसूर में आने वाले 4 दिनों में जा सकता है। न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस से लेकर 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास मैसूर में आने वाले 4 दिनों में जा सकता है। तो ये हुई पर्यटन पूर्वानुमान की बात। अब हम बात करेंगे खेती किसानी की। तो सही समय पर सही फसलों का चुनाव करना बेहद महत्वपूर्ण होता है और कृषि विशेषज्ञों की सलाह से आप अपनी फसलों का चुनाव करते हैं तो बेहतर तरीके से फायदा भी कमा सकते हैं और बाजार का रुख आप करेंगे तो अच्छे मुनाफा भी आप कमाएंगे, अच्छी पैदावार भी आप ले पाएंगे। आज जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के किसानों को लेकर कृषि विशेषज्ञों की क्या सलाह है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। मौसम को ध्यान में रखते हुए जम्मू कश्मीर के उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में गेहूं की बुआई जारी रखें। साथ ही खेत में उचित जल निकासी की व्यवस्था रखें। यहाँ के किसान बासमती धान की कटाई कर लें। वहीं मध्यवर्ती क्षेत्र में गेहूं, सरसों, मटर और चने की बुआई मौसम साफ होने पर ही करें। इन इलाकों में जड़ वाली फसलों में निराई गुड़ाई भी स्थगित रखें। घाटी समशीतोष्ण क्षेत्र में प्याज और लहसुन की रुपाई की जा सकती है। बात करें उत्तराखंड की तो यहाँ के किसान पत्ता गोभी और फूल गोभी की रुपाई कर सकते हैं। उत्तराखंड के भाबर और तराई क्षेत्र में प्याज की बुआई करें। यहाँ की घाटियों और निचली
पहाड़ियों में गेहूं की जल्द पकने वाली किस्मों की बुआई करें। साथ ही पर्वतीय इलाकों में गेहूं की बुआई का काम कर लें। वहीं उप आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में गेहूं और जौ की बुआई जारी रखें। उत्तराखंड के किसान गन्ने की 25 से 30 दिन बाद निराई गुड़ाई का काम कर लें। साथ ही मौसम पूर्वानुमान के आधार पर जरूरत के अनुसार गन्ने की फसल में सिंचाई करें। इसके अलावा अरहर और राजमा की पक चुकी फसल की कटाई कर अच्छी तरह सुखाकर मड़ाई कर लें। साथ ही साथ प्राप्त उपज को सुरक्षित स्थान पर भंडारित करें। तो जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के किसानों के बाद भारत मौसम विज्ञान विभाग की वैज्ञानिक आशा नटवाल जी बाकी के राज्यों के किसानों को लेकर क्या सलाह दे रही हैं, आइए देखते हैं। मौसम पूर्वानुमान के अनुसार उत्तर तटीय तमिलनाडु और रायलसीमा में दिनांक 5 दिसंबर को, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, दक्षिण उड़ीसा और दक्षिण छत्तीसगढ़ में 5 और 6 दिसंबर को तथा विदर्भा में दिनांक 6 दिसंबर को भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना भी जताई गई है। अतः इन क्षेत्रों में पहले से कटाई की गई फसलों को सुरक्षित स्थानों पर रखना सुनिश्चित कर लें तथा खेतों में रखी हुई कटी उपज को पॉलीथीन से ढकना भी सुनिश्चित करें। आंध्र प्रदेश में परिपक्व धान, देर से बोई गई खरीफ मूंगफली और मिर्च, दक्षिण ओडिशा में धान और बाजरा तथा दक्षिण छत्तीसगढ़ में धान की कटाई स्थगित करें। बिहार में मक्का, मसूर, राजमा, मटर और चने की बुआई पूरी कर लें। पश्चिम बंगाल में परिपक्व धान की कटाई करें और सरसों की बुआई भी पूरी कर लें। साथ ही आलू की रोपाई करने की सलाह भी दी जाती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में परिपक्व धान की कटाई करें। उत्तर पूर्वी राज्यों की बात करें तो असम में परिपक्व साली धान की कटाई जारी रखें तथा साथ ही बोरो धान की नर्सरी बुआई करें। अरुणाचल प्रदेश में परिपक्व धान की कटाई जारी रखें और खड़ी फसलों में आवश्यकता के अनुसार सिंचाई की भी व्यवस्था करें। मेघालय में परिपक्व धान तथा फूलगोभी की कटाई करें। त्रिपुरा में बोरो धान की नर्सरी बुआई करें। साथ ही तोरैया, तिल और मसूर की बुआई करने की सलाह भी दी जाती है। मणिपुर में परिपक्व खरीफ धान की कटाई तथा तोरैया, सरसों, मक्का एवं मसूर की बुआई का कार्य भी जारी रखें। उत्तरी मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और पश्चिम विदर्भा में कपास की तुड़ाई का कार्य जारी रखें। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और पश्चिम विदर्भा में देरी से बोई जाने वाली सिंचित गेहूं की किस्मों की बुआई का कार्य भी जारी रख सकते हैं। जम्मू कश्मीर में लहसुन की रोपाई तथा प्याज के पौधों का प्रतिरोपण करें। हिमाचल प्रदेश में गेहूं, मूली, पालक और धनिया की बुआई जारी रखें। प्याज की नर्सरी बुआई तथा फूल गोभी, पत्ता गोभी और नोलखोल के पौधों का प्रतिरोपण करें। चलिए बात करेंगे आज की फसल की। तो आज की फसल हमारी सरसों की फसल है। सरसों की फसल भारत में ज़्यादातर क्षेत्रों में बोई जाती है और सरसों की फसल का चुनाव करने से पहले आप उसकी किस्मों का चुनाव करने से पहले इस चीज़ पे विशेष रूप से ध्यान दें कि वो किस्म का जो आप लगाने जा रहे हैं वो आपके क्षेत्र की जलवायु से संबंधित है या नहीं। इसके साथ ही सरसों की खेती को लेकर क्या कुछ विशेष है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। रबी सीजन के दौरान तिलहनी फसलों में सरसों का महत्वपूर्ण स्थान है। सरसों को पानी की कम जरूरत होती है, यानी सीमित सिंचाई की दशा में भी ये अधिक लाभदायक है। उन्नत विधियां अपनाकर अधिक पैदावार ली जा सकती है। इसके लिए दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है। सरसों के खेत में पानी नहीं ठहरना चाहिए। खेत में जल निकासी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। 1 हेक्टेयर बुआई के लिए 3 से 4 किलो बीज काफी है। कतार से कतार की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए। खरपतवार की रोकथाम के लिए बुआई से पहले ही फ्लूकोलोरोलिन की 2.2 मात्रा 600 से 800 लीटर पानी में मिलाकर प्रति हेक्टेयर के दर से छिड़कें। इसकी जगह पेंडामेथिलीन 30 EC की 3.3 लीटर मात्रा को इतने ही पानी में मिलाकर छिड़क सकते हैं। इसके अलावा बुआई के 15-20 दिन बाद घने पौधों को निकाल दें और पौधों के बीच 15 सेंटीमीटर का फासला कर दें। सरसों में सफेद रतुआ नाम की बीमारी हो सकती है। इससे बचाव के लिए प्रति किलो बीज को 2 ग्राम थीरम से उपचारित करें। थीरम को पानी में मिलाएं और फिर इस घोल को बीज पर छिड़क दें। ऐसा करना बीज जनित रोगों से बचाव के लिए जरूरी है। सरसों को पानी की ज्यादा जरूरत नहीं होती है। पहली सिंचाई फूल आने के समय और दूसरी फलियों में दाना भरते समय करनी चाहिए। जाड़े के मौसम में अगर बारिश हो जाए तो दूसरी सिंचाई भी नहीं करनी पड़ती। बुआई से पहले मिट्टी की जांच जरूर करवाएं।
तो मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारियों को आप हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। आपको करना बस इतना है कि हमारे YouTube चैनल पर जाने के लिए आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करना है और सीधा डीडी किसान के YouTube चैनल पर पहुंच जाएंगे और डीडी किसान में मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारियों को आप YouTube चैनल पर तो साथ में देख ही सकते हैं और उम्मीद करते हैं कि मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारियों से आपको लाभ मिल रहा होगा। आज के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।